हेलो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सभी को आता होगा। 1/a-1/a डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू -1/2 db/dt इक्वल टू +1/3 dc/dt इक्वल टू dd/dt। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, कर सकते हो तुम लोग। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है, टी हाफ 0.693/k। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, 0.693/k, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 के अंदर क्या बोल रहा है ये कि एक मिनट। देखो 3 के अंदर टी इक्वल टू 0 पे देखो वाई की कंसंट्रेशन 0 दे रखी है ना। तो अब एक मिनट रुको कि जैसे ए गिव्स बी है ना, तो स्टार्टिंग में ए है, ए माइनस एक्स इक्वल टू इधर एक्स। अगर स्टार्टिंग में 0 है ये, तो ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स करता हूँ मैं, तो एक्स इक्वल टू क्या आता है, a/2, मतलब 50% कंज्यूम हो गया है ना, 50%, तो टी हाफ हो गया। अगर वही एग्जांपल अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर देता, यहाँ से और यहाँ से, फिर ये तो ये पॉइंट आता, ये पॉइंट टी हाफ नहीं कहलाता है ना, क्योंकि पहले से कंसंट्रेशन उसमें क्या होता, यहाँ बी नोट होता, बी नोट प्लस एक्स होता। तो वो अगर ये दोनों कंसंट्रेशन इक्वल है तो एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू a/2। गेटिंग माई पॉइंट, कि दोनों जीरो से टाइम टी इक्वल टू 0 पे वाई 0 है, कंसंट्रेशन 0 है, तब टी हाफ है ये है ना। अगर कंसंट्रेशन 0 नहीं होती तो कुछ उल्टा हो सकता था। अगर इस क्वेश्चन को बहुत मतलब थोड़ा दिमाग दिमाग लगाने वाला बनाते तो ये बनाते कि टी को ये टाइम टी, जैसे टी इक्वल टू 0 पे ये देखो ये वाई है ये एक्स है, तो टी इक्वल टू 0 पे वाई प्रेजेंट होता, फिर क्वेश्चन अच्छा बन जाता। क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। रेट क्या होती है, के ए की पावर एन। एन क्या होता है, 0 1 2, -1 कभी नहीं होता, माइनस नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट 0 ऑर्डर। तो पता है, तो 0 ऑर्डर मतलब यहाँ कंसंट्रेशन की कुछ पावर आएगी, और अपने को पता है अगर ए गिव्स बी होता है तो ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है। तो क्या होगा, रेट क्या होगी, रेट भी डिक्रीज होगी टाइम के साथ, क्योंकि के ए की पावर एन, मतलब ए की पावर 1 2 3 कुछ पावर होगी, तो रेट भी ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, और ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रेट भी डिक्रीज होगी। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या है, वही विच डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। पता है अपने को कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, प्रेशर के एग्जांपल्स भी पढ़ लिए।
टेम्परेचर पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, अभी टेम्परेचर इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो रिएक्शन कांस्टेंट के होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। के इक्वल टू होता है ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है। तो बचा क्या, और मोलिकुलरिटी, क्योंकि मोलिकुलरिटी और रिएक्शन ऑर्डर अलग अलग होता है ना। मोलिकुलरिटी का मतलब, मोलिकुलरिटी क्या होती है, जो जैसी रिएक्शन दिख रही है, जैसे मोलिकुलरिटी फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ तुम्हें कि ए प्लस बी प्रोडक्ट, तो मोलिकुलरिटी यही होगी ए प्लस बी मोलिकुलरिटी। पर रिएक्शन ऑर्डर एन तो नॉट इक्वल टू ए प्लस बी होता है, मतलब कभी हो भी सकता है पर ज़रूरी नहीं है। ऐसे एग्जांपल पढ़ लिए, कुछ दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 7, और ये तो कोई मतलब नहीं बचा यार क्वेश्चन 7 का, तो कुछ आंसर आंसर दे रखा है यार। हम्म, देखो अगर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि AgCl की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, सॉरी AgNO3 की रिएक्शन करवा रहे हैं NaCl से। AgNO3 प्लस NaCl क्या बनेगा, NaNO3 प्लस AgCl। अब देखो NaNO3 क्या है, किसका मिक्सचर है, HNO3 प्लस NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग है, बहुत जल्दी NaNO3 बन जाएगा, है ना। तो अब देखो NaNO3 सॉल्यूशन में रहेगा, मतलब NaNO3 जितना भी बनेगा, देखो NaNO3 से HNO3 प्लस NaOH बना, वापस से NaNO3 बन जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों की दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिएक्शन फास्ट होगी तो NaNO3 सॉल्यूशन में बचा रहेगा, मतलब ये रिएक्शन स्लो होगी। हो सकता है अभी तुम्हें समझ में नहीं आया हो, पर कोई दिक्कत नहीं, अपना टॉपिक एक आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में पता चलेगा कि प्रोडक्ट मतलब ये रिएक्शन फास्ट होती है या स्लो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फर्जी क्वेश्चन है, नहीं करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, कोई मतलब नहीं यार। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर 1 माइनस एन, और 1 माइनस एन की जगह क्या है, -1, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, प्लॉट log ऑफ a माइनस एक्स वर्सेज टाइम इज स्टेट देन। फर्जी क्वेश्चन। log ऑफ a माइनस एक्स वर्सेज क्या है, t, मतलब के टी प्लस सी होगा, है ना, यही होगा ना इक्वेशन। अगर ये होता है तो मैं अगर a माइनस, क्या हो रहा है, log a माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन, तो तुम लोग क्या करोगे, तो मैं कांस्टेंट को समथिंग log लिख देता हूँ, log अल्फा लिख लेता हूँ, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, log a माइनस एक्स अपॉन log अल्फा इक्वल टू के टी। तो a माइनस एक्स इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, स्लोप का बारे में कुछ दे रखा है क्या,
स्लोप नहीं दे रखा है। तो ए माइनस एक्स इक्वल टू एल्फा इंटू के टी, सॉरी ई की पावर के टी। अब स्लोप यहाँ माइनस प्लस माइनस भी हो सकती थी, तो मैं यहाँ प्लस माइनस लेके चल रहा हूँ। ये किस में पॉसिबल है? जैसे फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होता है सी टी इक्वल टू सी नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी, तो उसी टाइप का लग रहा है ये, तो फर्स्ट ऑर्डर होगा ही। इसमें 12th में क्या बोल रहा है? वेट, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला है? एक्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इक्वल टू के टी प्लस 0, क्योंकि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह। तो ये तो पता है एक्स इक्वल टू के टी, ये किसके लिए होता है? जीरो ऑर्डर के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, देखो के इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? के इक्वल टू 1/t सी टी, सॉरी सी नोट अपॉन सी टी। अब देखो सी नोट को अगर मैं सी नोट बाई एन कर दूं, तो ऑब्वियसली बात है सी टी इक्वल टू क्या होगा? सी नोट बाई एन। क्यों? देखो रीजन बताता हूँ। अगर ए गिव्स बी है, तो पहले सी नोट है, तो सी नोट माइनस एक्स निकलेगा। अब देखो ए बाई एन है यहाँ, ए बाई एन गिव्स बी, तो क्या होगा? अपन क्या करेंगे? गुड गुड। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रुको। देखो पहले सी नोट था, अब सी नोट बाई एन कर रहे हैं। देखो सी नोट से क्या निकलता था? एक्स। तो अगर c इक्वल टू सी नोट था t इक्वल टू टाइम, तो सी टी क्या होता था? सी नोट माइनस एक्स। अब क्या करें? c इक्वल टू सी नोट बाई एन, टी इक्वल टू जीरो पे, और t इक्वल टू टी पे क्या होगा? सी नोट बाई एन माइनस सी नोट बाई एक्स, सॉरी एक्स बाई एन। वही ना, क्या पूछना क्या था ये?
तो सी नोट बाई एन हो जाएगी। तो मतलब इन दोनों का रेशियो चेंज नहीं होगा। या दूसरे मेथड से ये कर सकते हो कि के इक्वल टू होता है ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना। ए कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है ए, और ई ए डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे, और कंसनट्रेशन पे नहीं डिपेंड करती है। और टी के अंदर अपन कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो अगर कंसनट्रेशन चेंज करेंगे तो के की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हो आसानी से, बहुत ईजी। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या है कि जो हाँ स्लो स्टेप, सबसे स्लो स्टेप होता है ना, उसके अंदर उस स्टेप की जितनी मॉलिकुलरिटी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही होगा। जैसे मैंने पहले बताया भी होगा तुम्हें कि जैसे स्लो स्टेप, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि ए गिव्स बी है, तो अगर ए पहले सी बनता है, फिर सी डी बनता है, फिर डी बी बनता है, ऐसे 3 स्टेप है। फॉर एग्जांपल ये फास्ट है, और ये भी फास्ट है, और ये स्लो है। रुको मुझे ये फास्ट करो, ये फास्ट है, और ये सी से डी वाला स्लो है। तो रेट क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होगा, के इंटू सी पे डिपेंड करेगा, है। तो मतलब जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइन करता है, और उसका रीजन भी तुम्हें पता होगा, क्योंकि सबसे स्लो होगा तो क्या होगा, उससे आगे वाले स्टेप उसी पे डिपेंड करेंगे, स्लो वाले पे। जब तक स्लो के अंदर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक आगे वाले जो भी स्टेप होंगे वो उस पर डिपेंड करेंगे। इसलिए पूरी रिएक्शन और आगे वाले जो भी, जैसे आगे वाले ये प्रोडक्ट है, जैसे डी से बी का प्रोसेस है, तो ये सी से डी का प्रोसेस पूरा होगा तभी डी से बी का पॉसिबल है, और डी से जब तक बी नहीं बनेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी, है ना। मतलब रिएक्शन पूरी नहीं होगी। फाइनली बी बनना है तो अपन इस स्लो स्टेप पे डिपेंड करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी पे डिपेंड करती है। और उसी के जो उस स्लो स्टेप के अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं वो रेट डिटरमाइन करते हैं, रेट डिटरमाइन। और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 1, 20 22 इसमें कर सकते हो 20 सेकेंड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, कोई 28, क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है कि जिसे ए गिव्स बी, K1 K2, देखो जो रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलती है उसके लिए रेट क्या होता है, रेट इक्वल टू, जैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं अपन, के इंटू ए, जैसे यहाँ K1 और K2 है, तो K1 इंटू ए माइनस K2 अपॉन बी। देखो उप्स, अब स्टडी ऐसे कर सकते हो, K1 बी में कन्वर्ट हो रहा है K1 से, और बी ए में कन्वर्ट हो रहा है K2 से, है ना। तो जैसे अपन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एक ही कंसंट्रेशन में चेंज, तो एक ही कंसंट्रेशन में चेंज कुछ तो ए से बी बनेगा, फिर बी क्या करेगा, वापस से ए बना देगा। तो अपने को नेट चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो ये होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब और फिर क्या होता है कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, नेट रेट जीरो होती है इक्विलिब्रियम में,
तो रेट इक्वल टू जीरो कर दो, तो क्या आएगा K1A इक्वल टू K2B, और अब निकालो A अपॉन बी। A अपॉन बी इक्वल टू K1 अपॉन K2, ये होता है K इक्विलिब्रियम, सॉरी 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 सॉरी, B अपॉन A होता है K इक्विलिब्रियम, वही होता है ना। इस अगर इस रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं, कंसंट्रेशन ऑफ B और फिर कंसंट्रेशन ऑफ A, तो मतलब प्रोडक्ट का ऊपर आता है और रिएक्टेंट्स का नीचे आता है, तो ये होता है K इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, K इक्विलिब्रियम पे नेट रेट जीरो होगी, और रेट का फॉर्मूला अपने को पता है, तो अगर रेट इक्वल टू जीरो कर दूंगा मैं, तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाती है, क्या है K इक्विलिब्रियम वैल्यू, K1/K2, या बोल सकते हो K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, K इक्विलिब्रियम। देखो इसमें किया कुछ नहीं है, बस एक जो हमेशा स्टेप होता है वही लिखते हैं। K1 दो रिएक्शन मान ली इसको, अपने को नेट रेट इन चेंज इन ए देखना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ क्या ए के बनने की इधर, यहाँ ए बन रहा है और यहाँ ए ख़त्म हो रहा है, सॉरी यहाँ ए ख़त्म हो रहा है, यहाँ बन रहा है, तो अपन नेट चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, K1A ये सब किया, फिर क्या बार इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, तो रेट इक्वल टू जीरो करेंगे, फिर अपने को कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू आ गई, तो वो की K इक्विलिब्रियम के बराबर होती है, और वो वहाँ K इक्विलिब्रियम यहाँ क्या हुई, K इक्विलिब्रियम K1/K2 हो गया। तो इसी एग्जांपल के जरिए तुम लोग कर लो क्वेश्चन नंबर 28। फिर होता है 29, विच इज करेक्ट लेस रिलेशन बिटवीन dC/dt। बहुत सिंपल है यार, देखो 29 के अंदर क्या करना है, देखो तुम्हें पता है C इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं dC/dt करूँगा तो क्या करूँगा, 1/V, V कांस्टेंट है अगर, तो dN/dt है ना, तो ऐसे ही कुछ उसने दे रखे हैं dC/dt और P/dt, ठीक है, और एक P का रिलेशन हो रहा है प्रेशर का। देखो PV इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो P इक्वल टू क्या होगा, N/V/RT। N/V क्या होता है, कंसंट्रेशन, जैसे कंसंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो क्या बोलते हैं, मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन की यूनिट है मोलैरिटी, तो उसी प्रकार अपन क्या करेंगे, N/V को क्या लिख दूंगा मैं, कंसंट्रेशन CRT है ना, तो अब dP/dt करूँगा, तो उधर R और T कांस्टेंट हो, तो क्या हो जाएगा dC/dt। अब देखो दो इक्वेशन बन गई है तुम्हारे पास, एक ये और एक ये, मतलब तुम्हें फंडा चमक जाना चाहिए कि ऐसे इक्वेशन कैसे निकालते हैं। फिर तुम क्या करोगे, क्वेश्चन के अंदर सारे ऑप्शंस चेक करोगे और अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, द रेट लॉ ऑफ फर्जी क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो R1 और R2, R1/R2 करो। क्वेश्चन नंबर 31, या 2A plus 2A gives B plus C, it would be a zero order reaction when, कोई मतलब नहीं है। 32, 75% of first order reaction was found to complete in 32 minutes when 30 थोड़ा 32 क्या है कि
इसने दे फॉर्मूला था के इक्वल टू 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स। ये बोल रहा है 75% कंप्लीट हो गई। 75% कंप्लीट का मतलब a माइनस एक्स, मतलब बचा कितना 0.25a। तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ टाइम दे रखा है, सॉरी टाइम क्या है, इसने टाइम दिया है 32 मिनट्स। तो तुम क्या करो k इक्वल टू 1/32, के निकालने के हिंट दिए एक्चुअली उसने, है ना। तो ln क्या हो जाएगा a अपॉन 0.25a। फिर k की वैल्यू यहाँ से आ गई। सेकंड के अंदर क्या पूछा है, 50% चेंज होने में कितना टाइम लगेगा। 50% चेंज होने में कितना टाइम लगता है, टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के। यहाँ से k की वैल्यू उठाओ और यहाँ डाल दो तो तुम्हारा टी हाफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, 32 हो गया, 33। क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 33 में क्या है, इसने रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है अलग अलग टाइम पे। रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, पर इसने क्या दिया 2.5। तो रेट कांस्टेंट के अंदर क्या, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल लो और यूनिट निकाल के उसको 1 माइनस एन इक्वल टू, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है मोल पर, एक मिनट रुको, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है ये मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, एन यहाँ ऑर्डर होता है तो 1 माइनस एन की वैल्यू यहाँ निकाल लो, जो भी है उसके हिसाब से कर देना। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, बहुत सिंपल है ना। के ए की पावर एन करोगे और ये बोल रहा है 100 टाइम बढ़ जाती है अगर ए को मैं 10 टाइम्स करता हूँ, तो मतलब 10 का स्क्वायर हुआ होगा
तभी तो 100% और सॉरी 100 टाइम्स बढ़ी है, तो अपन क्या कर देंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 37। तो क्या होती है, तो यहाँ हमेशा जनरली क्या होती है, अपन कंसंट्रेशन लेते हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। फॉर एग्जांपल उसका मास है m1 m नोट, तो 5/m0 12.5/m0 करूँगा। फिर कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करूँगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, 1/v 1/v एंड 1/v, है ना। तो अब मैं रेट लिखूँगा r इक्वल टू के ए की पावर x। तो अब मैं रेट निकाल सकता हूँ कंसंट्रेशन में चेंज करके, है ना। इक्वेशन एक से 1 2 3, आर के अंदर 3 इक्वेशन बन जाएगी। उसमें अननोन कितने हैं, सिर्फ के एंड एक्स। एक रिएक्शन 2 इक्वेशन सोल्व करके के की वैल्यू निकालो, फिर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब रेट कैसे निकालेंगे अपन, हाँ, स्टार्टिंग टी इक्वल टू 0 पे आर नोट क्या होगी, आर नोट इक्वल टू होगा के इंटू 1/v 10/m की पावर n। r1 क्या होगा, वही k इंटू m की पावर 5/m की पावर n। तो जैसे आर नोट और r1 की वैल्यू क्या दे रखी है, अच्छा आर नोट इक्वल टू r1 करेंगे तो अपने को n में एक रिलेशन आ जाएगा, सारे के सारे v और m चले जाएंगे। सॉरी आर नोट इक्वल टू आर एम क्यों करेंगे, तो अलग अलग टाइम पे वेट क्वेश्चन 37 तो हिट एंड ट्रायल मेथड से करो यार, इससे नहीं होगा। हिट एंड ट्रायल पहले जीरो ऑर्डर मानो, जीरो ऑर्डर से जीरो मान के करो, सी नोट माइनस सी टी इक्वल टू के टी कर गए, सी नोट माइनस सी टी निकालो, फिर के की वैल्यू निकालो। इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, 1 2 3 तीन कंडीशन दे रखी है। 1 और 2 से के निकालो, फिर 2 और 3 से के निकालो। अगर के इक्वल टू के मान लो के डैश के इक्वल टू के डैश तो जीरो ऑर्डर, फिर नोट तो फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्राई करो, फिर सेकंड ऑर्डर के लिए। और अपने को कंसंट्रेशन उसी से निकालने, कंसंट्रेशन क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जितना भी उसका मास होगा, मास अपॉन इसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, जो भी एटॉमिक मास, और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से 1/v, क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल बाई लीटर, मोल पर लीटर। फिर क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आया अपने 40 पे। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छा दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर, तो अपने को क्या निकालना है, रेट निकालनी है। तो तुम लोग क्या करोगे, पहले 40 के अंदर देखो रेट निकालनी है अपने को। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 m। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो रेट निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, रेट इक्वल टू क्या चाहिए, k इंटू ए की पावर 1, है ना। ए क्या होती है उस टाइम पे, एट टाइम टी पर, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो तुम्हें सबसे पहले k निकालना होगा। उसने k के लिए हिंट दे रखी है पहले से ही, इससे k निकालो। उसके बाद ए तो दे ही रखा है उस टाइम की कंसंट्रेशन, k इंटू ए आ जाएगी रेट फॉर टाइम t। क्वेश्चन नंबर 41। इसके अंदर क्या कर रखा है, 41 के अंदर क्या करोगे तुम लोग, पहली एक कंडीशन से k निकालोगे, क्या है टाइम दे रखा है और कंसंट्रेशन ए और ए माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है ना। वहाँ से k निकल गया। अब सेकंड के लिए उसने क्या दिया है, सेकंड के लिए अपने को टाइम निकालना है। k तो पहली इक्वेशन से आएगा वही k यूज करेंगे, और कंसंट्रेशन दे रखी है अपने को a और a माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है। a क्या है सेकंड इक्वेशन के लिए, a 0.1, a माइनस एक्स है 0.025, निकाल सकते हैं आसानी से। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 42, द रिलेशन बिटवीन अच्छा क्वेश्चन है 42। देखो 42 के अंदर 42 वही एग्जांपल है जो अपना अपनों ने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है ना। N25 2NO2 प्लस क्या है O2 हाफ O2। तो इसके अंदर रेट क्या होता है, रेट इक्वल टू K ऑफ N2O5, ये होता है रेट हमेशा इसकी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये कुछ उन्हीं रिएक्शंस में जो अपने को याद रखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। इससे पहले मैं लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, मतलब कुछ एग्जांपल्स जो अपने को याद रखने हैं, है ना। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है रेट का, रेट इक्वल टू माइनस DN2O5 अपॉन dt इक्वल टू 1/2 D ऑफ NO2 अपॉन dt इक्वल टू 1/1/2 करेंगे तो 2 इंटू डी ऑफ O2 अपॉन dt ये करेंगे। अब देखो रेट इक्वल टू अब इसने रिलेशन क्या पूछा, ये रेट के इक्वल होता है, तो अपन क्या करेंगे हर कोई स्टेप के लिए अलग अलग करेंगे। मतलब के हर कोई स्टेप को, जैसे मैं इसको करता हूँ 1/2 डी ऑफ NO2 अपॉन dt को करता हूँ मैं रेट के इक्वल। रेट क्या है k इंटू N2O5। तो अगर मैं DN2 अपॉन dt निकालूंगा माइनस DN2 अपॉन dt, तो क्या आएगा 2k N2O5। 2k को मैं फॉर एग्जाम्पल k डैश लिख देता हूँ, k डैश N2O5। तो तुम्हें यही पूछा ऐसे k डैश की वैल्यू। ऊपर ये तीनों को अलग अलग रेट के लिए तीनों को एक एक बार रेट के इक्वल लिखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन 1 से। इन तीनों को A B और C
इन तीनों को अलग अलग लिखेंगे तो पता चल जाएगा अपने को के की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, उससे K1 K2 की वैल्यू आ जाएगी और या इनमें रिलेशन आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 43, में क्या दे रखा है अपने को, R1 इक्वल टू के फॉर जीरो ऑर्डर, R2 इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर, R3 इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर, है ना। K1 K2 तीनों K की वैल्यू इक्वल है, तो मैं मान लेता हूँ 1 K इक्वल टू 1 मान लिया मैंने, है ना, ए स्क्वायर। अब देखो ए की वैल्यू उन्होंने बोल रखा है ग्रेटर देन 1 मानो, तो अब क्या होगा, ये क्या होगा, R1 1 है, R2 ग्रेटर देन 1 और R3 इज आल्सो ग्रेटर देन 1, या ये बोल सकता हूँ R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। वही हुआ ना, एक जगह तो सिर्फ 1 है, दूसरी जगह 1 की कुछ 1 की पावर मतलब 1 कोई वैल्यू है a जो कि ग्रेटर देन 1 है और उसका स्क्वायर उससे भी बड़ा होगा, तो R1 R2 R3 में यही रिलेशन आया। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, 44 में क्या है, ए की वैल्यू लेस देन 1 कर दी है, तो एक तो 1 था, दूसरा ए था, ए स्क्वायर था, ए की वैल्यू लेस देन 1, फॉर एग्जाम्पल 0.5 ले लो, नहीं अब 0.9 ले लो, ये 1 ये 0.9 का स्क्वायर क्या हुआ 0.81, है ना। एज्यूम ए इक्वल टू 0.9, क्योंकि उसने बोला है 1 से कम लेनी है, तो और के की वैल्यू अपने के इक्वल टू 1 पहले से ही पुट कर रखी है, तो ये आ जाएगा, मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो उल्टा आ जाएगा R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। हम्म, 45 के अंदर और भी बकवास कर दी इसने, क्या बोल दिया 1 m ही मान लो आप, तो सारे तो सारों के अंदर के आ जाएगा, मतलब तीनों इक्वल हो जाएगी।